आप सभी को प्रणाम दोस्तों। उमाकांत सर के जीएस क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। चलिए, आज का कल हमने आपको पाठ्यक्रम पे चर्चा किया था, हिंदी के पाठ्यक्रम पे। हिंदी के पाठ्यक्रम में हमने आपको वहाँ पे दो चीज़ें बताई थी। आपके यहाँ दो सेक्शन लगा है, एक सेक्शन आपका व्याकरण का है और दूसरा सेक्शन आपका साहित्य का है। ठीक है, साहित्य में ज़्यादा कुछ है नहीं, आपके चार पाठ हैं, चारों को हम उसमें थोड़ा थोड़ा देखिए, उस साहित्य को भी खत्म कर लेंगे। आज जो आपका व्याकरण में पहला जो जुड़ा है आपका भाषा है। ठीक है, भाषा किसे कहते हैं, भाषा क्या है, भाषा की निष्पत्ति कैसे हुई है, ठीक है, भाषा के बारे में जानेंगे। भाषा को हम देखते हुए सबसे पहली बार देखेंगे कि आपके यहाँ एक शब्द यहाँ पे जुड़ा हुआ है, भाषा। ठीक है, भाषा भाषा है क्या, सबसे पहले ये जानेंगे, और भाषा की निष्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में जानेंगे। यहाँ पे देखिए, कई लेखक द्वारा और कई किताबों द्वारा जो परिभाषा मिलती है वो है आपकी भाषा किसे कहते हैं। सबसे पहले देखिए, भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से निष्पन्न हुआ है। संस्कृत का एक धातु है भाष, ठीक है, उसी से भाषा बना है, उसी धातु से क्या बना है, भाषा बना है। ठीक है, एक उसी पे कथन भी कहा गया है कि आपका भाष व्यक्ताम वाच्य, ठीक है, अर्थात व्यक्त वाणी ही क्या है, भाषा है। आप अपने मुख से जो भी कुछ व्यक्त कर लेते हैं, ठीक है, वही क्या बन जाती है, आपके तांत्रिक में भाषा बन जाती है। अच्छा, आगे वही दिया है कि भाष्यते, ठीक है, व्यक्तवाग पेड़ अभिजयते इति भाषा, अर्थात, ठीक है, अर्थात क्या है भैया, भाषा उसे कहेंगे जो व्यक्त वाणी के रूप में अभिव्यक्त की जाती है। अर्थात जो व्यक्त वाणी के रूप में अभिव्यक्त की जाती है उसे ही हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। सीधा से कहने का मतलब है आप जो भी कुछ व्यक्त करते हैं, ठीक है, और व्यक्त करते हैं और सामने वाला व्यक्ति उसे क्या करता है, उसे समझ लेता है और समझ के वो आपसे भी बातें कर लेता है, वही आपके लिए क्या बन जाती है, भाषा बन जाती है। सीधी सी बात है कि हम अगर हिंदी बोल रहे हैं और सामने वाला व्यक्ति अगर हमारी हिंदी को समझ रहा है, हिंदी को अगर लिख भी ले रहा है, बोल भी ले रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अगर वह व्यक्ति सामने वाला हमारी भाषा को समझ रहा है, हमारी भावनाओं को समझ रहा है, तो आपके लिए बन क्या जाती है, भाषा बन जाती है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। अच्छा, ये भी जो दूसरे विद्वान थे, जैसे आपके कुछ इस पे भारतीय विद्वान हैं और कुछ आपके पाश्चात्य काव्य के विद्वान हैं, पाश्चात्य के विद्वान हैं, उन विद्वानों ने भाषा के संदर्भ में अपनी अलग अलग परिभाषा दी है। हम पहले अगर भारतीय विद्वान के बारे में अगर बात करें तो आपके पतंजलि महोदय जी हैं, पतंजलि महोदय ने अपने ही वाक्य में क्या कहा है कि वक्ता वाची वर्णा, ठीक है, ऐसा त इमे व्यक्तवाच, अर्थात जो वाणी वर्णों में व्यक्त हो उसे भाषा कहते हैं। अर्थात जो वाणी वर्णों में व्यक्त हो उसे हम भाषा कहते हैं। वर्णों का सीधा सा संबंध है भैया, अगर हम एक एक वर्ण करके लिखें तो शब्द तैयार होगा, और जब आप शब्द से लिखेंगे तो वाक्य तैयार होगा, और वाक्य आपका वाक्यांश तैयार करेगा। ऐसे ही आपका पूरा भैया क्या वाक्यांश पूरा धीरे धीरे आपका धीरे धीरे आगे आपकी एक पूरा भाषा की एक कड़ी जुड़ती जाती है और वहां से भाषा की निष्पत्ति होती है। पतंजलि का सीधा सा कहना है कि कई वर्णों का एक समूह जो शब्द तैयार होता है और शब्द को हम बोल लेते हैं वही आपके लिए भाषा बन जाती है। जैसे मैं कहूँ कि मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, तो मैं सीधा सा कहने का मतलब है कि मैं आपका म है, उस पर ऐ की मात्रा जो लगी है, म भी एक वर्ण है, उस पर ऐ की जो मात्रा लगी वो आपका स्वर है। ठीक है, तो मैं आपका एक शब्द बन गया, मैं जा रहा हूँ, वहां पे ज है, जब पे आ की मात्राएं हैं। ठीक है, ये देखिए वर्ण से मिलके शब्द का निर्माण हो रहा है और पूरे शब्दों से मिलके एक वाक्य का निर्माण हो रहा है। जब हम पूरे वाक्य बोल रहे हैं तो आपके यहाँ से भाषा की एक कड़ी जुड़ जा रही है कि मैं जा रहा हूँ। अब सामने वाला पूछेगा कहाँ जा रहे हो भैया, तो आपको बताना पड़ेगा मैं बाजार जा रहा हूँ, मार्केट जा रहा हूँ, जो भी जहाँ भी आप जा रहे हैं अपनी सीखोगे। तो पतंजलि महोदय का सीधा सा कहना है कि व्यक्तावाची वर्णा ऐसा त इमे व्यक्तवाच, अर्थात जो वाणी वर्णों में व्यक्त हो उसे हम क्या कहते हैं भैया, भाषा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। वही आपके दूसरे विचारक हैं और दूसरे हैं, अर्थात उनका नाम है कामता प्रसाद गुरु। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार भाषा क्या है, देखिए उन्होंने क्या परिभाषा दिया भाषा के संदर्भ में दोस्तों। तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार जो परिभाषा दी गई वो है आपका भैया का, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य
अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरे के विचार आप स्पष्ट या समझ सकते हैं, मतलब स्पष्ट रूप से आप उसके विचार को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। सीधा से कम तक साफ सीधा कह रहे हैं कि भाषा एक साधन है। क्या है भैया? एक साधन है जो कि मनुष्य अपने विचार जो होता है प्रकट करता है और सामने वाले के विचार को स्पष्ट रूप से समझ लेता है, उसी को हम क्या कर देते हैं, भाषा करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब सीधा है कि जहाँ पे दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं और आपस में वो बातचीत उसी माध्यम से कर सकते हैं जो भाषा उन दोनों व्यक्तियों को समझ में आ रही हो। जैसे अगर वह हिंदी में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हिंदी दोनों को आ रही है, अगर वह अंग्रेजी में बात करें तो अंग्रेजी दोनों को आ रही है, उर्दू में बात करें तो उर्दू दोनों की आ रही है, संस्कृत में बात करें तो संस्कृत दोनों को आ रही है। मतलब उनके लिए जो भाषा वह बोल रहे हैं और सामने वाला जो समझ जा रहा है भाषा और सामने वाला समझ के उसके प्रति जो उत्तर दे रहा है, इसका मतलब कि दोनों लोग वही भाषा समझ रहे हैं। ठीक, तो उसी को हम क्या कर देते हैं, भाषा कर देते हैं। अच्छा दोस्तों, आगे देखते हैं। आपने देख लिया कि भाषा एक संस्कृत का भाष धातु से बना हुआ शब्द है, भाष। अब यहाँ से अनुमानता ये लगा लीजिए कि जो भाषा है वह आपका संस्कृत के भाष धातु से बना है। सबसे पहले ये देखेंगे संस्कृत के भाष धातु से। इसको हम मिटाते हैं, थोड़ा से आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के हम इस चीज को और आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा, जुड़िए फिर देखिए भाषा। ठीक है, और भाषा आपने देखा, अभी आपने देखा कि संस्कृत के भाष धातु से भाषा की निष्पत्ति हो रही है। इसका मतलब सीधा आप लोग यह कर सकते हैं कि अगर कोई भाषा थी तो वो थी संस्कृत। सबसे पहले अगर कोई भाषा थी तो कौन सी थी, संस्कृत। तो हम एक भाषा का नाम लिखेंगे यहाँ पे, किस भाषा का भैया नाम है, संस्कृत। ठीक है, संस्कृत, ये संस्कृत आपकी भाषा है। अब माना जाता है कि जो विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है या पहली भाषा है वो आपकी क्या है भैया, संस्कृत है। संस्कृत का जो समय मानते हैं जो प्रमुख विद्वान हैं, उन विद्वानों के द्वारा ये जो समय लिया गया है, पहले तो कुछ विद्वान मानते हैं 1500 ईसा पूर्व से, ठीक है, 500 ईसा पूर्व, या इसी को मानते हैं कुछ लोग भैया 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। ठीक है, दोनों लोग के देखिए बस इसमें 300 वर्षों का अंतराल है, 300 वर्षों का अंतराल है। आपके संस्कृत यहाँ पे दो भागों में बढ़ जाती है, एक थी आपकी वैदिक, दूसरी थी लौकिक। ठीक है, उन्हीं दोनों को समय देकर यह समय का विभाजन किया गया। ठीक, यह समय का विभाजन किया गया। तो विश्व की हम मानते हैं जो प्रथम भाषा है वो क्या है, तो संस्कृत है। और संस्कृत के बारे में हम भली भांति जानते हैं कि इसका जो समय है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। इसका मतलब जहां से हम कैलेंडर देखते हैं ईसवी सन से, गॉड ऑफ फादर है जो आपके ईसा मसीह है, उनका जन्म प्रथम ईसवी सन में हुआ था और वहीं से हम कैलेंडर देखना स्टार्ट करते हैं। तो माना जाता है कि उनके जन्म के 1500 वर्ष पहले यह भाषा भारत में विद्वान थी। 1500 वर्ष, बहुत बड़ी बात है दोस्तों, 1500 वर्ष पहले यह भाषा विद्वान थी संस्कृत, वो भी किस देश में, भारत में। किस देश में भैया, भारत में। और भारत में यह भाषा विद्वान थी और भारत में ही उस समय संस्कृत में आपके दो संस्कृत थी, एक वैदिक थी और दूसरा आपकी थी भैया लौकिक। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक का जो समय होता है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और वहीं जो लौकिक का समय होता है 1000 ईसा पूर्व से आपका 500 ईसा पूर्व, इसका समय हो गया। पहली भाषा आपकी संस्कृत हो गई, क्योंकि संस्कृत को दो भागों में बांटा गया, पहला आपका वैदिक, दूसरा आपका लौकिक। वैदिक का जो समय था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, लौकिक का जो है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। अब कहीं न कहीं देखेंगे 1500 से 500, 1500 से 500 ईसा
पूर्व हो गया। इसका मतलब इसी के अंतर्गत आपकी दोनों संस्कृत आती हैं। वैदिक के अंतर्गत आपके 4 वेद हैं। कितने वेद हैं? 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों की चर्चा होती है किसमें भैया? तो वैदिक संस्कृत में। लौकिक के अंतर्गत जो वेद के अंतराल में जो बच गए वो लौकिक में आ जाते हैं, जैसे आपके महाकाव्य हैं, ठीक है, और आपके उपवेद हैं, वेदांग हैं, ये सब किस में आ जाते हैं भैया? तो आपके लौकिक संस्कृत में। मैं अगर महाकाव्य की बात करूं तो आपका जैसे रामायण है। रामायण एक महाकाव्य जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया और यह लौकिक संस्कृत में। किसमें भैया? तो लौकिक में। रामायण की मैं बात करूं तो रामायण में आपके यहाँ 7 कांड हैं और 7 कांडों की चर्चा खूब होती है एग्जामों में कि सबसे बड़ा कांड, सबसे छोटा कांड। सबसे बड़ा कांड क्या है? बालकांड। सबसे छोटा कांड क्या है? किष्किंधा कांड। बालकांड से सबसे छोटा कांड क्या है? हृदय स्थल की संज्ञा किस कांड को दी गई? फिर उसके बाद आपका वहीं सीधा सा प्रश्न बनता है कि आपका ज्ञानवापी कांड, ज्ञानवापी कांड इसमें से कौन सा कांड है? तो इन सब चीजों को हम दोस्तों देखेंगे एक भाषा के रूप में, ठीक है। तो पहली भाषा आपकी संस्कृत हो जाती है और संस्कृत का उद्भव होता है और संस्कृत का धीरे धीरे विकास होता है और इन समय के अंतराल में 1500 से 500, ठीक। अब उसके बाद जो दूसरी भाषा पनप रही थी भारत में वो थी भैया आपकी पाली। क्या थी? पहली भाषा आपकी संस्कृत हो गई और दूसरी भाषा आपकी थी भैया क्या? पाली थी, ठीक है। पाली थी और पाली का जो समय है जहां से इसका समापन होता है दोस्तों, वहीं से इसकी स्टार्टिंग होती है 500 ईसा पूर्व से प्रथम ईस्वी सन। 500 ईसा पूर्व से प्रथम ईस्वी सन में इसकी स्टार्टिंग होती है। किसकी? पाली। माना जाता है कि जैसे ही संस्कृत का धीरे धीरे समापन हो रहा था या संस्कृत बोलने वाली की संख्या जो कम हो रही थी, वहीं से धीरे धीरे पाली बोलने वाले की जो संख्या थी बढ़ रही थी और पाली जो थी यही आपकी प्रथम देश की भाषा बनती है, प्रथम देशी भाषा बनती है, प्रथम जन की भाषा बनती है, या हम कह सकते हैं इसी को लोगों की भाषा बनती है। पाली को हम कहते हैं पहली बात जो इसका पहला जो नाम लिखा गया कि बौद्धों की भाषा। किसकी भाषा भैया? बौद्धों की भाषा। इसमें पहले आप लिख सकते हैं क्या भैया? बौद्धों की भाषा। बौद्धों की भैया क्या है? भाषा है। बौद्धों की भाषा क्या है? तो पाली है। बौद्धों की भाषा हम किसे कहते हैं? तो पाली को कहते हैं। अब इसी को हम कहते हैं भैया प्रथम देश की भाषा। क्या कहते हैं? प्रथम देश की भाषा। इसी को हम कहते हैं प्रथम जन की भाषा। क्या कहते हैं? प्रथम जन की भाषा। और इसी को हम कहते हैं लोगों की भाषा, ठीक है। इतने नामों से जानते हैं। और दोस्तों इसका एक और नाम है जो कि परीक्षा में खूब चर्चा में रहता है कि जातक कथाओं की भाषा। क्या है नाम इसका? जातक कथाओं की भाषा। जातक क्यों? क्योंकि पाली में बौद्धों का एक ग्रंथ था। उस ग्रंथ का क्या नाम था सर? पाली में जो ग्रंथ था उस ग्रंथ का क्या नाम था? त्रिरत्न या त्रिपिटक? क्या नाम था? त्रिपिटक। त्रिपिटक, ठीक है। त्रिपिटक था और त्रिपिटक को जो पढ़ता था ना उसी को हम जातक कहते थे। क्या कहते थे? जातक कहते थे। उसी के आधार पे हम पाली में एक चीज और जोड़ लेते हैं कि जातक कथाओं की भाषा। क्या है? जातक कथाओं की भाषा। अब भैया देखते हैं इसका 500 ईसा पूर्व से इसकी शुरुआत हो रही है और प्रथम ईस्वी सन ले जाते जाते जो हाँ आपकी ईसा मसीह का जहाँ जन्म हो रहा है इसका समापन भी हो रहा है। जहाँ से आप कैलेंडर देखना स्टार्ट करते हैं वहीं पे इसका समापन हो रहा है पाली का। अब यहीं से जब इसका समापन हो रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि कोई भी अगर देश है तो दूसरी भाषा का समापन हो रहा है दूसरी भाषा की स्टार्टिंग होती। जैसे हम कह सकते हैं आज आप इस समय प्रेजेंट टाइम में हिंदी बोल रहे हैं तो इसी के सापेक्ष एक और भी भाषा चल रही है, अंग्रेजी चल रही है, ठीक है, तेलुगु चल रही है, उर्दू चल रही है, कई भाषाएं चल रही हैं। धीरे धीरे देखेंगे कि हिंदी का भी समापन होगा तो कोई और भाषा पनपेगी, दूसरी भाषा की उत्पत्ति हो जाएगी। उसी तरह आपका पाली है, पाली धीरे धीरे जैसे ही समापन होते गया और दूसरी भाषा वहां पे पनप रही थी। कौन सी? प्राकृत। तीसरी भाषा आपकी आ जाती है भैया कौन सी? प्राकृत आ जाती है। और प्राकृत का वो समय होता है कि प्रथम ईस्वी सन से 500 ईस्वी सन। प्रथम ईस्वी सन से 500 ईस्वी सन किसका समय भैया? तो प्राकृत का है। और प्राकृत को हम कहते हैं जैनों की भाषा। क्या कहते हैं? जैनों की भाषा। और शुरुआत में जो जैनों की स्थितियां थी ना बहुत ही
कह सकते हैं कि जैसे आज हम अगर थाली में जूठा छोड़ दें या हम गंदे तरीके से रहने लगे, तो हम लोग के घर पे यही कहा जाता है या गांव घर में कि मलिच्छ जिसे बोलते हैं कि एकदम मलिच्छों की तरह रह रहे हो, एकदम मलिच्छों की तरह। तो शुरुआत में जैनों की जो स्थिति थी ना उसी टाइप में थी, इसलिए उनकी भाषा को एक संज्ञा दी गई कि मलिच्छों की भाषा। आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता है मलिच्छों की भाषा, और मलिच्छों की भाषा कौन है, तो है आपकी प्राकृत। तो तीसरी भाषा आपकी आती है दोस्तों प्राकृत, और प्राकृत का समय जो होता है आपका प्राकृत है, और प्राकृत का जो समय होता है वो प्रथम, जहां से उसका समापन हो रहा है पाली का, प्रथम ईस्वी सन से 500 ईस्वी सन है। प्रथम ईस्वी सन से 500 ईस्वी सन है किसका समय, प्राकृत का। और ये जो आपकी प्राकृत है, प्राकृत को हम कहते हैं भैया जैनों की भाषा। जैसे वहां पे बौद्धों की भाषा थी उसी तरह इसको हम कहते हैं भैया जैनों की भाषा। और ये जैनों की जो भाषा है ना, जैनों द्वारा बहुल रूप से इसकी उत्पत्ति होती है और इस उन्हीं के द्वारा ये बोला जा रहा था, जैनों के द्वारा, इसलिए हम इसे कहते हैं जैनों की भाषा। और दूसरी बात हम इसे कहते हैं मलिच्छों की भाषा। किसकी भाषा, मलिच्छों की भाषा। हमने बताया मलिच्छों पे कहानी, इनकी जो शुरुआत की स्थिति थी इसी टाइप की थी, और इस वजह से हम इसे कहते हैं मलिच्छों की भाषा। क्या, मलिच्छों की भाषा। ठीक, अच्छा, दूसरी बात इनका भी एक ग्रंथ था, इनका भी ग्रंथ था प्राकृत भाषा में, और उस ग्रंथ का नाम है, जैसे उसमें त्रिपिटक है, इसमें आपका त्रिरत्न है ना, क्या है, त्रिरत्न है। और त्रिरत्न को जो पढ़ता था उसी को हम कहते हैं जौनताकार। क्या कहते हैं, जौनताकार। अर्थात हम इसे कहते हैं, एक और नाम मिलता है कि जौनाकारों की भाषा या जौनताकारों की भाषा। ठीक है, अब देखिएगा इतनी चीजें आपके यहाँ से एग्जाम में इतने रिलेटेड है। फिर यहीं का जहाँ आपका समापन होता है ना 500 ईस्वी सन पे, वहीं से एक दूसरी भाषा पनप रही थी छोटे छोटे कस्बों में या छोटे छोटे लोगों द्वारा। वो भाषा थी आपकी भ्रंश। क्या थी भैया, भ्रंश भाषा थी। और भ्रंश का जो समय है आपका 500 ईस्वी सन से 1000 ईस्वी सन, 500 ईस्वी सन से 1000 ईस्वी सन, ये आपकी चौथी भाषा हो जाती है भ्रंश भाषा। 500 ईस्वी सन से 1000 ईस्वी सन। इन्होंने देखा भ्रंश मिस होता है टूटना बिखरना। ठीक है, भ्रंश मिस क्या होता है, टूटना होता है या बिखरना होता है। इसका मतलब यह भाषा कैसी थी, टूटी फूटी थी, बिखरी हुई थी। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया, यह भाषा कई रूपों में टूटी थी, कई खंडों में टूटी हुई थी। मैं खंड की अगर बात करूं तो ये आपके 7 खंड थे। इसके कितने खंड थे, 7 खंडों में टूटी थी। और ये 7 खंडों जो थे आपके, अभी मैं इसकी चर्चा करूंगा 7 खंडों की, लेकिन उसके पहले आप भ्रंश नाम नहीं सुनेंगे, आप सुनेंगे अपभ्रंश। क्या सुनेंगे दोस्तों, अप। यहाँ पे अप हम जोड़ेंगे, अप आपका क्या है, उपसर्ग। क्या है, उपसर्ग है। यह उपसर्ग जोड़ने का जो कार्य किया था सबसे पहली बार, वह थे ब्याडी महोदय। कौन थे दोस्तों, ब्याडी महोदय थे। इनका नाम है ब्याडी महोदय। और ब्याडी महोदय ने सबसे पहली बार अपभ्रंश को देखा, उसमें अप उपसर्ग जोड़ने का कार्य किया। अच्छा, दूसरी बात, ये जो आपका अपभ्रंश शब्द है ना, इसका अगर कभी कभार प्रश्न ये भी पूछ जाता है, अपभ्रंश शब्द पहली बार कहाँ मिला था, तो अपभ्रंश शब्द जो पहली बार देखा गया वो देखा गया भैया राजा धारसेन के शिलालेख में। जो कि राजा धारसेन एक राजा थे, उन्होंने अपने पिता के लिए अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किया था एक शिलालेख में। ठीक है, तो कई बार प्रश्न पूछता है कि अपभ्रंश शब्द का पहली बार उत्पत्ति या कहाँ देखा गया इसका प्रयोग, तो राजा धारसेन के शिलालेख में इसका देखा गया। और यह राजा धारसेन ने अपने पिता के लिए अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, अच्छा, इनकी मैं बात करता हूं। इनके जो 7 खंड है ना, 7 खंडों में जो आपका एक पहला खंड होता है वो होता है आपका भैया सौरसेनी अपभ्रंश। कौन सा भैया, सौरसेनी, का नाम है सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश। दूसरा जो आपका अपभ्रंश आता है भैया वो होता है खस अपभ्रंश। कौन सा, खस अपभ्रंश। तीसरा जो अपभ्रंश है आपका पैशाची अपभ्रंश। कौन सा, पैशाची अपभ्रंश। और आपके ये जो चौथा होता है आपका ब्राचड अपभ्रंश। कौन सा, ब्राचड
अपभ्रंश, ब्रैकेट अपभ्रंश। अच्छा, मैं पांचवें की बात करूं तो जो पांचवा आपका अपभ्रंश होता है वो होता है आपका भैया क्या, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। कौन सा? महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। और जो आपका छठवां होता है वो होता है भैया अर्धमागधी। कौन सा? अर्धमागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी। और जो सातवां आपका होता है वो होता है आपका मागधी अपभ्रंश। अच्छा, ये देखेंगे गिनेंगे आपके कितने अपभ्रंश हो जाते हैं, 7 अपभ्रंश हो जाते हैं।